अच्छा जी, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आज की जो हमारी क्लास है वो ओरिएंटेशन क्लास है, और इस क्लास के अंदर हम बेसिकली कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे कि भाई इस क्लास के अंदर हम क्या करने जा रहे हैं। तो ये टर्म आपने सुनी होगी, डेटा साइंस। एनएलपी स्टैंड्स फॉर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। उस पर हम ज़्यादा डिस्कशन तो करेंगे, लेकिन ओवरऑल हमारा जो कोर्स है वो डेटा साइंस मशीन लर्निंग से रिलेटेड है। तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, और ये सब्जेक्ट को हम क्यों पढ़ रहे हैं, कुछ एग्जांपल्स वगैरह डिस्कस करेंगे। तो देखें, आपके सामने पहली जो स्लाइड है उसमें कुछ डेटा रिलेटेड चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको, कि डेटा साइंस क्यों हम पढ़ते हैं। इसको ज़रा इम्पोर्टेंस उसकी अंडरस्टैंड करने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो डेटा साइंस पढ़ने का एक रीज़न ये है कि हमारे पास आजकल ना डेटा बहुत ज़्यादा है। जैसे आपको यहाँ कुछ पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। क्या पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं आपको? मिसाल के तौर पे गूगल प्रोसेसेस 24 पीटाबाइट्स ऑफ डेटा पर डे। ये जो डेटा फिगर्स हैं ये 2024 की नहीं बल्कि 2014 की हैं। तो आज तो आप समझ सकते हैं एक्सपोनेंशियली ये क्या डेटा पहुंच चुका होगा। फेसबुक पे 10 मिलियन फ़ोटोज़ जो हैं वो रोज़ा हर घंटे में अपलोड होती हैं। यूट्यूब जो है, यूट्यूब के ऊपर हमारे पास हर घंटे में जो है, हर सेकंड में 1 घंटे की वीडियो अपलोड होती है। इसी तरह ट्विटर है, उस पर भी बहुत सारे ट्वीट्स मुस्तकिल हो रही होती हैं। लिहाजा ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें ये बता रही हैं कि जनाब बेसिकली डेटा हमारे पास जो है वो बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है, और मुस्तकिल ये डेटा जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, और बहुत बड़ी अमाउंट है डेटा की। तो अब ये जो डेटा हमारे पास मौजूद है इस पे हम डिफरेंट किस्म की कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं, सो दैट के हमारे लिए ये डेटा जो है वो कुछ यूज़फुल चीज़ बन जाए, इंफॉर्मेशन हमें हासिल हो जाए। तो इतने बड़े डेटा के ऊपर काम करने के लिए जो साइंस इस्तेमाल की जाती है बेसिकली वो डेटा साइंस कहलाती है। और ये जो डेटा है हमारे पास ये डिफरेंट फॉर्मेट में अवेलेबल होता है। मिसाल के तौर पे टेक्स्ट फॉर्मेट में आए, नंबर फॉर्मेट में है, ग्राफ्स की फॉर्मेट में है, टेबल की फॉर्मेट में, इमेजेस की फॉर्म में होता है। तो अब ये जितना भी डेटा हमारे पास मौजूद है तो हम ये कहते हैं कि भाई हम डेटा फाइड हो गए, यानी स्मार्टफोन भी हमारी लोकेशन ट्रैक कर रहे हैं, ब्राउजिंग कर रहे हैं तो वो भी सब डेटा ट्रैक हो रहा होता है। सोशल नेटवर्क के ऊपर जो आप इंटरेक्शन कर रहे होते हैं वो भी सारी चीज़ें जो हैं वो स्टोर हो रही होती हैं, रिकॉर्ड हो रही होती हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर जो काम किया जाता है वो भी सारा डेटा से रिलेटेड है। तो डेटा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आजकल इस्तेमाल होता है, और असल जो चीज़ है वो है इंफॉर्मेशन जो हमें डेटा से मिल जाती है। तो अब ये आपके सामने एक डायग्राम है जिसमें बेसिकली डेटा साइंस प्रोसेस नज़र आ रहा है। ये ज़रा इम्पॉर्टेंट है डायग्राम, तो इस पे ज़रा मैं एम्फेसाइज करूँगा। आवाज़ सबको आ रही है मेरी? डेटा साइंस प्रोसेस क्या चीज़ है? देखें, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है जनाब डेटा कलेक्शन। ये सबसे पहला स्टेप है। डेटा कलेक्शन क्या है कि हमारे पास कुछ डेटा होता है, वो रिलेशनल डेटा भी हो सकता है, वो स्टैटिक भी हो सकता है, वो स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, वो अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है। उस डेटा में टाइम कांस्टेंट भी हो सकते हैं, डोमेन एक्सपर्टीज़ भी हो सकती हैं। ये डेटा जनाब फिर जब हमें मिलता है मुख्तलिफ सोर्सेज से तो हम उसको दूसरे स्टेप में प्रिपेयर करते हैं।
प्रिपरेशन से मुराद ये है कि उसमें जो मिसिंग वैल्यूज़ हैं, उसमें जो नॉट फॉर्मेटेड वैल्यूज़ हैं, उसमें जो नॉट करेक्ट वैल्यूज़ हैं, उसमें जो अवेलेबल ही नहीं है। फिर ये कि और भी मसाइल होते हैं, तो वो डेटा को हम इस फॉर्म में लेकर आते हैं कि उसके ऊपर कुछ एनालिसिस कर सकें। तो ये जो प्रोसेस होता है डेटा को ज़रा तैयार करना, किसी ख़ास फॉर्मेट में लेके आना, दैट इज़ कॉल्ड डेटा क्लीनिंग। और थोड़ा सा हम आगे चले जाते हैं तो इट इज़ नोन एज फीचर इंजीनियरिंग। ठीक है, तो बेसिकली ये सारा काम सेकंड स्टेप में होता है। फिर थर्ड स्टेप के अंदर हम आ जाते हैं जनाब, इसमें एक्सप्लोर करते हैं हम, यानी जो डेटा एनालिसिस होती है उसमें एक्सप्लोर कर रहे होते हैं हम, यानी हम कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसमें हम डिस्क्रिप्टिव एल्गोरिथम भी अप्लाई करते हैं, स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड चीज़ें भी काम करते हैं, कुछ रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास, क्लस्टर्स बना लेते हैं, कोई एसोसिएशन रूल ढूंढने की कोशिश करते हैं, कोई भी ऐसा काम करने की कोशिश करते हैं कि हमें कोई जो है ना वो रिज़ल्ट मिल जाए। जो वो रिज़ल्ट हमें मिलता है किसी भी तरीके से, और अगर नहीं मिलता है तो फिर उसके ऊपर हम कुछ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स अप्लाई करते हैं जो हमें प्रेडिक्शन करके या कोई क्लस्टर बना के दे देते हैं। अब उसमें क्लासिफिकेशन हो गई या क्लस्टरिंग हो गई, एस्टिमेशन हो गई, प्रेडिक्शन हो गई, ये सारे काम जो है वो फोर्थ स्टेप में होते हैं। और आखिरी जो स्टेप है डेटा साइंस प्रोसेस के अंदर, वो विजुअलाइजेशन है। वो ये कि रिजल्ट तो हमारे सामने आ गया, लेकिन उसको एक मशीन लर्निंग एक्सपर्ट तो समझ लेता है, आम लोगों की समझ में नहीं आता। तो उसको ऐसे फॉर्मेट में लेके आना है कि आम पर्सन उसको अंडरस्टैंड कर सके, ग्राफ की फॉर्म में या किसी ऐसे सूटेबल स्ट्रक्चर में जिससे लोग समझ सकें कि हाँ भाई रिजल्ट आया क्या है। तो ये 5 स्टेप्स हैं इस प्रोसेस के अंदर, फेजेस हैं इस प्रोसेस के अंदर। इस प्रोसेस को कहते हैं जनाब डेटा साइंस प्रोसेस। तो ये असल में इसमें हमें हेल्प करने के लिए डिफरेंट लाइब्रेरीज़ हैं जो कि हमारी हेल्प करती हैं। उसमें से एक लाइब्रेरी है पाईटॉर्च, जो कि इस कोर्स के अंदर हम देख रहे होंगे। तो आप कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनको देख लेते हैं। एक टर्म आपने सुनी हुई होगी, डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग से क्या मुराद है? डेटा माइनिंग से मुराद ये है, माइनिंग कहते हैं जो अ, हीरे की कान होती है या सोने की कान होती है, तो उसमें ढूंढ ढूंढ के हीरे वगैरह निकालते हैं। तो ऐसी डेटा माइनिंग से मुराद ये है कि डेटा हमारे पास बहुत सारा है, तो उसमें जो हमारे काम की चीज़ है उसको ढूंढ के निकालना। और ये काम करते हैं हम बाय यूजिंग मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। उसकी मदद से हम कुछ पैटर्न रिकग्नाइज करते हैं। और ये पैटर्न्स क्या होते हैं? ये पैटर्न्स हमारे बिजनेस के लिए यूज़फुल होते हैं। मिसाल के तौर पे एक शॉपिंग स्टोर है, तो वो ये मालूम करना चाहता है कि किस सीज़न में कौन से लोग क्या क्या परचेज़ करते हैं, किस चीज़ के साथ क्या परचेज़ करते हैं। तो ये एक पैटर्न है, उसको रिकग्नाइज किया जाता है बाय यूजिंग हिस्टोरिकल डाटा। तो ये डेटा माइनिंग भी बेसिकली इट्स अ टाइप ऑफ डेटा साइंस, डेटा साइंस के अंदर ही आती है। और मशीन लर्निंग के जो एल्गोरिथम है या डेटा साइंस के जो एल्गोरिथम है, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंप्यूटर साइंस में यूज़ होते हैं, बल्कि आजकल अगर हम गौर करें तो बायोलॉजी में, स्टैटिस्टिक्स में, इकोनॉमिक्स में, सिग्नल प्रोसेसिंग में, इंजीनियरिंग में, डेटाबेसेस में, हर जगह पर ये इस्तेमाल हो रहा है। हर बिज़नेस के अंदर ये इस्तेमाल किए जाते हैं। तो लिहाजा इनको सीखना, इनको समझना हर तरह के डिसिप्लिन के अंदर फ़ायदेमंद हो सकता है। तो अब ये कुछ टर्मिनोलॉजीज़ आपके सामने रखी थी, तो अब इनको ज़रा एक्सप्लेन कर लेता हूँ मैं। पहले ये बताएं, यहाँ तक किसी का कोई सवाल है जो मैंने बताया? जी, एनी क्वेश्चंस? नहीं? चलें अब कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। अभी तो मैंने कुछ टर्म्स रखी हैं आपके सामने। मैंने आपको समझाया डेटा साइंस प्रोसेस, सही है? अच्छा, अब डेटा साइंस प्रोसेस के कुछ फेजेस बताए आपको। अब थोड़ा बेसिक्स हम देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए, आपने लफ्ज़ सुना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है उससे पहले समझना पड़ेगा कि इंटेलिजेंस क्या होती है। तो कोई बताएगा मुझे कि इंटेलिजेंस क्या होती है? आपके ख्याल में इंटेलिजेंस क्या होती है? जी, मैंने सवाल पूछा है कि व्हाट इज इंटेलिजेंस। क्या समझते हैं आप लोग इंटेलिजेंस क्या होती है? हाँ जी, यार कुछ तो समझते होंगे ना आपके इंटेलिजेंस किसे कहते हैं? हाँ भाई, आप लोग ही बता दो यार कुछ। आपसे मैं पूछता हूँ कि भाई इंटेलिजेंस क्या होती है, तो आप क्या जवाब देंगे? अच्छा, किस पर्सन को आप इंटेलिजेंट कहते हैं? हाँ जी। अच्छा, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अगर हैं तो पर्सन क्या है? इंटेलिजेंट है, आप ये कहना चाह रहे हैं? सही है। अच्छा, ठीक है। और कोई भाई आपके ख्याल में इंटेलिजेंट किसे कहा जाता है? किसी इंफॉर्मेशन की बेस पे डिसीजन लेना। किसी इंफॉर्मेशन की बेसिस पे डिसीजन लेना, सही। अच्छा, इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस की अगर हम डेफिनेशन देखेंगे तो ये देखिए लिखा हुआ है, इंटेलिजेंस इज द कंप्यूटेशनल पार्ट ऑफ द एबिलिटी टू अचीव गोल इन द वर्ल्ड। यानी प्रॉब्लम सॉल्व जो है वो एक जानवर भी करता है। क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है? हाँ, उसको पता है भूख लग रही है, एक प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए वो शिकार करता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंटेलिजेंस, लेकिन इट इज नॉट होल इंटेलिजेंस। मतलब डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखने लिखा हुआ है कि इंटेलिजेंट पर्सन वो होता है जिसका कोई गोल होता है और वो उस गोल को अचीव करने के लिए कोई कंप्यूटेशन करता है। सही। यानी कंप्यूटेशनल पार्ट ऑफ द एबिलिटी टू अचीव गोल इज इंटेलिजेंस। यानी आपके दिमाग में या आपकी थिंकिंग में ऐसा है भाई कि यू हैव सम गोल और उसको अचीव करने के लिए आप कोई कंप्यूटेशन कर रहे हैं अपने माइंड के अंदर। तो वो कंप्यूटेशन करने की जो एबिलिटी है माइंड के अंदर, दैट इज इंटेलिजेंस। सही है। और ये जो कंप्यूटेशन कंप्यूटेशन समझ रहे हैं ना, कैलकुलेशन। तो a equals to b, b equals to c, यानी a equals to c। ये जो रिजल्ट निकालना है डिफरेंट प्रेडिकेट से, ये कहलाती है कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटी, एबिलिटी। ये एबिलिटी जो है ना, एक तो एबिलिटी होनी चाहिए, दूसरा ये कि कोई गोल होना चाहिए और उसको अचीव करने के लिए वो आप कंप्यूटेशनल एबिलिटी इस्तेमाल कर रहे हैं, तब जनाब हम कहते हैं कि दैट इज इंटेलिजेंस। अब ये जो इंटेलिजेंस होती है, लेकिन लिखा हुआ है कि ये डिफरेंट काइंड और डिफरेंट डिग्रीज की होती है। किसी में ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। इवन ह्यूमंस में भी किसी में इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है और किसी में कम होती है। और अगर हम एनिमल्स की बात करें तो इंसानों से तो उनके अंदर कम होती है, लेकिन उनके अंदर भी कम ज़्यादा होती है। डॉल्फिन्स में थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है, और शायद बिल्ली में इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये है इंटेलिजेंस किसी लेवल में है इनके अंदर।
कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ये भी सॉल्व करते हैं, कुछ ना कुछ कंप्यूटेशन एनिमल्स भी करते हैं, लेकिन इंसानों में ज्यादा है, ह्यूमंस में ज्यादा है। तो इंटेलिजेंस की क्या डेफिनेशन है भाई? कंप्यूटेशनल पार्ट ऑफ द एबिलिटी टू अचीव सम गोल। दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो कंप्यूटेशन होनी चाहिए और दूसरा कोई गोल अचीव होना चाहिए। तो कोई टारगेट हो आपका जिसको अचीव करने के लिए आप कुछ कंप्यूटेशन कर रहे हैं, चाहे वो डेली बेसिस के टारगेट हो, चाहे वो मंथली बेसिस के टारगेट हो, चाहे वो लाइफ बेसिस के टारगेट हो या गोल्स हो। तो गोल्स सेट करना और गोल को अचीव करना, दैट इज इंटेलिजेंस। ये हर कोई नहीं करता, ये सिर्फ हजरत इंसान करते हैं। ये अपना कोई गोल सेट करते हैं और उस गोल को अचीव करने के लिए स्ट्रगल करते हैं। तो इसको कहते हैं हम इंटेलिजेंस। सही है? ये वो इंटेलिजेंस है जो इंसानों में है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या चीज है? ये एक अलग आगे की चीज है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसे कहते हैं? मशीन में डालते हैं, जो हम बिहेवियर मशीन में डालना चाहते हैं। हाँ, बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो वो आपके सामने लिखी हुई है कि it is the science and engineering of making intelligent machines। यानी हर वो साइंस से रिलेटेड टॉपिक, हर वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड टॉपिक जिसका ताल्लुक इंटेलिजेंट मशीन बनाने से है, वो क्या कहलाता है भाई? वो एआई का टॉपिक कहलाता है। ठीक है? और खास तौर पे कंप्यूटर प्रोग्राम्स, ऐसे प्रोग्राम्स जो ह्यूमन इंटेलिजेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए बनाए जाए या उस जैसे कोई बिहेवियर शो करने के लिए बनाया जाए, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। सिंपल है, पहली बात ये कि आप जब इंटेलिजेंस को मशीन में लाने की कोशिश करते हैं तो वो कहलाती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या मशीन की इंटेलिजेंस जितनी भी है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सही है? अब एआई का कोर्स तो हम नहीं पढ़ रहे, लेकिन एआई की बहुत सारी ब्रांचेस है। ठीक है? वो कौन कौन सी है? जैसे सर्चिंग एल्गोरिथम, गूगल मैप पे आप देखते हैं, और भी गूगल कार वगैरह या जीपीएस सिस्टम वगैरह। जेनेटिक एल्गोरिथम्स, ये एआई की ब्रांच है। इसी तरह लॉजिक प्रोग्रामिंग, फजी लॉजिक, कंप्यूटर विजन, एनएलपी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, ये सब क्या है? ये सब एआई की ब्रांचेस। ठीक है? डेटा साइंस के अंदर जो है वो हमारा जो ज्यादा फोकस होता है वो मशीन लर्निंग पे होता है, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स पे होता है। क्योंकि जो भी मैंने प्रोसेस बताया आपको डेटा साइंस में, उसके अंदर फोर्थ प्रोसेस में मशीन लर्निंग थी, फोर्थ फेज के अंदर मशीन लर्निंग थी। तो वहां पर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम इस्तेमाल होते हैं, लिहाजा हमारा जो ज्यादा फोकस होगा वो मशीन लर्निंग के ऊपर। ठीक है? बाकी रोबोटिक्स भी एआई है, लेकिन उसमें थोड़ा हार्डवेयर और सेंसर्स पे ज़्यादा फोकस होता है। कंप्यूटर विजन भी एआई है, उसके अंदर इमेज प्रोसेसिंग, या आप समझ लें कि इस तरह के काम, यूँ समझ लें कंप्यूटर विजन इज अ काइंड ऑफ फील्ड जिसमें हम जो है वो वर्चुअल रियलिटी के अंदर काम कर रहे होते हैं। या यूँ समझ लें कि एक शख्स को दिखाई नहीं देता, उसको हम जो है वो एक इस तरह का सेंसर लगा दें कि उसको जो आगे वाली चीज़ें जो हैं वो उसको नज़र आना शुरू हो जाए, या उसको कोई बता दे कि तुम्हारे सामने ये चीज़ है। तो कंप्यूटर खुद डिटेक्ट करे, इंसानों की तरह देखे, तो देख के डिसाइड करे कि उसके सामने क्या है क्या नहीं है, दैट इज कंप्यूटर विजन। तो उसमें इमेज प्रोसेसिंग वाली सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो एक तो होती है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या मुराद है कि हाउ टू मेक मशीन्स इंटेलिजेंट। क्योंकि मशीन्स जो है ना वो इन जनरल बहुत ही डम्ब और इंतहाई जो है ना वो नॉट स्मार्ट, इंतहाई बेवकूफ़ किस्म की चीज़ है मशीन। मशीन एक ऐसी चीज़ है जिसको जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है उस पर अमल करता है, जो इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाती ये नहीं करता, जो इसको बताया जाता है ये वही करता है, जो नहीं बताया जाता वो नहीं करता।
यानी मशीन को अगर आप कहें कि छलांग लगा दो पहाड़ के ऊपर से, तो मशीन छलांग लगा देगी। मशीन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके ना कोई जज्बात है, ना कोई एहसास है, ना उसके अंदर अकल है। तो अब उसको इंटेलिजेंट बनाना किसी हद तक, किसी लेवल तक, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अब ये काम करने के लिए हमने ये देखा है कि भाई इंसान इंटेलिजेंट है, तो इंसान कैसे होते हैं इंटेलिजेंट? तो हमें नजर ये आया कि भाई इंसानों के अंदर एक एबिलिटी है विच इज कॉल्ड लर्निंग। सही है, लर्निंग एक एबिलिटी है इंसान की। वो अगर हम किसी तरीके से मशीन्स में ले आए, तो मशीन को हम इंटेलिजेंट बना सकते हैं। यानी हम ये कहते हैं कि एक छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है, तो उसको ये भी नहीं पता होता कि बोलना कैसे है, उसको ये भी नहीं पता होता चलना कैसे है, उसको ये भी नहीं पता कि उसको किस चीज की जरूरत है, मतलब उसको ये भी नहीं पता होता कि मुझे भूख लग रही है। ठीक है, उसको दर्द हो रहा होता है तो उसको पता नहीं होता कि मुझे दर्द हो रहा है, उसके दर्द हो रहा है, उसको कुछ नहीं पता होता। लेकिन वो बच्चा आहिस्ता 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 बड़ा होता है, सीखता रहता है, सीखता रहता है, सीखता रहता है, बोलना भी सीख जाता है, चलना भी सीख जाता है, बात करके अपने मसाइल हल करना भी सीख जाता है। दिस इज कॉल्ड लर्निंग। तो हमने ये समझा कि हम ये कंसिडर करते हैं कि मशीन्स आर न्यू बॉर्न चाइल्ड्स, जीरो लेवल इंटेलिजेंस है। तो अब हमने उनको सिखाना है। अच्छा, ह्यूमंस की अच्छी बात ये होती है कि जब वो सीखते हैं, तो वो बार बार जो काम करते हैं तो अच्छे तरीके से करते हैं, तो यही चीज हमें मशीन से करवाना है। तो लर्निंग क्या होती है, इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। देखिए, लर्निंग की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है? टू गेन नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग ऑफ और स्किल। देखिए, तीन चीजें हैं। नंबर वन, गेन नॉलेज। नंबर टू, अंडरस्टैंडिंग ऑफ, किसी चीज की अंडरस्टैंडिंग, ये काम कैसे होता है। एक पहली चीज आपको पता चल जाए कि ऐसा कुछ होता है, भाई सूरज मशरिक से निकलता है, दैट इज अ नॉलेज। अच्छा, कैसे निकलता है, मशरिक से क्यों निकलता है? तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना कि भाई ये जो है ना वो सोलर सिस्टम है, इसके अंदर किस तरीके से जो है वो सैयारे हैं, सूरज के गिर्द घूम रहे हैं, इस वजह से सूरज हमें मशरिक से निकलता हुआ नजर आ रहा है। दैट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट नॉलेज। फिर कोई स्किल, सही है, स्किल से मुराद के डूइंग समथिंग, कोई काम करना, कोई हुनर आ जाना आपको, तो वो स्किल। तो कोई नॉलेज पता चल जाना, कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाना, कोई स्किल का पता चल जाना, तीन तरीकों से, या तो बाय स्टडी, या बाय इंस्ट्रक्शन, या बाय एक्सपीरियंस। पढ़कर, या कोई आपको समझाने वाला हो, गाइड करने वाला हो, उसके बताने पर, या ये कि तजुर्बे के साथ। ये तीन चीजें इन तीन तरीकों से हासिल हो तो वो कहलाती है लर्निंग। लेकिन पढ़ के कैसे? आपको अगर पता करना है कि भाई सूरज मशरिक से क्यों निकलता है, तो अब आपने बुक्स पढ़ी साइंस की, तो आपको पता चल गया कि सूरज मशरिक से क्यों निकलता है। स्टडी करके मालूम हो गया, इंटरनेट पे आपने जाके देखा, कुछ ट्यूटोरियल्स देखे, आपने कुछ एनिमेशंस देखी, अंदाजा हो गया कि सूरज मशरिक से क्यों निकलता है। बाय इंस्ट्रक्शन क्या चीज होती है कि कोई स्किल आपको नहीं आता है लेकिन आपको कोई सिखा रहा है। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपको चाय बनाना नहीं आती, तो अब आपको जो है वो एक इंस्ट्रक्टर है आपके, उन्होंने जो है वो समझाया कि भाई ये दूध पत्ती चीनी इस तरह मिक्स करो, चाय बना लो। तो अब आप चाय बनाना आपको आ गई। तो ये आप बाय इंस्ट्रक्शन क्या सीखें, क्या सीखें भाई? चाय बनाना सीखें बाय इंस्ट्रक्शन। आपको कोई गाइड कर रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है, कमांड्स दे रहा है, और उन कमांड्स को आपने करते रहे। और आप, एक होती है एक्सपीरियंस, तजुर्बे के साथ आपको कोई चीज पता चलती है, ऑब्जर्व करके। सही है। अब आपको पता है ना कि अम्मी के हाथ की रोटी हमेशा अच्छी होती है। क्यों अच्छी होती है भाई? क्या एक्सपीरियंस होता है? अम्मी की हाथ की रोटी क्यों अच्छी होती है? हम्म? बचपन से वो खा रहे होते हैं, ठीक है। और क्योंकि वो अम्मी की होती है, सही है। और रिपीटेड ऑब्जर्वेशन। अम्मी के हाथ की रोटी इसलिए अच्छी होती है कि अम्मी अब्बू पे पहले ही हाथ साफ कर चुकी होती है। जब हम छोटे होते हैं
जब हम पैदा नहीं हुए होते, जब हम चुनने चुनने से होते हैं, तो उस वक्त अब्बा पे वो हाथ साफ कर रहे होते हैं। तो अब्बा ने वो सारी जली कटी और चकोर और मोटी रोटियां खा रखी होती हैं जो अम्मी ने शुरू शुरू में पकाई होती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता पका पका के उनकी हाथ की रोटी अच्छी हो जाती है, जब हम बड़े होते हैं तो वो अच्छी मिल रही होती है। इसी तरह वो खाना पकाती हैं तो खाना भी अच्छा ही होता है, क्योंकि वो इतनी दफ़ा पका चुकी हैं कि अब वो ज़्यादा सोचती नहीं है। जब गाड़ी चलाता है इंसान पहली दफ़ा दूसरी दफ़ा तो बहुत एहतियात कर रहा होता है, एक एक चीज़ सोच रहा होता है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जब साल डेढ़ साल गुजर जाता है तो वो गाड़ी भी चला रहा होता है, मोबाइल पर बात भी कर रहा होता है, उसके दिमाग में 10 चीज़ें और भी चल रही होती हैं, गाड़ी भी चल रही होती है। तो वो वाला कंसर्न नहीं होता उसको कि अब ये वाला गियर लगाना है या अब मैंने क्लच दबाना है या मैंने एक्सीलरेटर दबाना है। खुद ब खुद ही सारी चीज़ें स्मूथली चल रही होती हैं, क्योंकि अब आप तजुर्बेकार हो गए। ठीक है, तो एक स्किल आ गया। स्किल क्या है? गाड़ी चलाना। गाड़ी चलाना एक स्किल। कुछ लोगों को आता है, जिनको नहीं आता तो कहेंगे कि इनके पास स्किल नहीं। तो दैट इज लर्निंग। लर्निंग क्या है कि कोई स्किल हमें आ जाए, कोई नॉलेज हमें पता चल जाए, या हमें किसी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ये कहलाता है जनाब लर्निंग। ठीक है, इस हवाले से एक डेफिनेशन है, साइमन साहब की डेफिनेशन है। ये फरमाते हैं कि लर्निंग denotes changes in the system that are adaptive in the sense that they enable the system to do the same task or task drawn from the same population more effectively the next time। अब ये डेफिनेशन मशीन लर्निंग या मशीन की लर्निंग से पॉइंट ऑफ व्यू से है। देखें, ह्यूमंस के लिए तो तजुर्बा है, एक काम को बार बार कर रहे हैं, लेकिन मशीन के लिए डेटा है। तो वही सेम डेटा है, पहली दफ़ा मशीन ने उस डेटा से जो रिजल्ट निकाला उसके अंदर एरर जितना था, अगली दफ़ा उससे कम एरर निकाले, फिर उससे अगली दफ़ा और कम एरर निकाले, फिर उससे नेक्स्ट टाइम और कम एरर निकाले। तो ये कहलाती है मशीन लर्निंग, यानी मशीन अपनी गलतियों को बेहतर से बेहतर करती है। समझ में आ रही है? ठीक है, मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग इज द कोर्स ऑफ एरिया ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसमें हम करते क्या हैं कि कंप्यूटर्स को सिखाने के बजाय उनको हम बेसिकली सीखना सिखा रहे होते हैं। सही है, मशीन लर्निंग की मदद से हम ये चाह रहे होते हैं कि वो सीखें, खुद सीखें और अपने आप को बेहतर करें। ठीक है, यानी when exposed to new data, these computer programs are enabled to learn, grow, change and develop by themselves। ये जो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम होते हैं, इसकी मदद से हम करते क्या है? मशीन को कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि जितना ज़्यादा इसको डेटा देते रहेंगे, इसकी लर्निंग बेहतर से बेहतर होती चलेगी। समझ में आ रही बात? देखिए, मिसाल के तौर पे अब आपने पहली दफ़ा यूट्यूब का अकाउंट बनाया है। अब यूट्यूब का अकाउंट बनाने के बाद आप गए तो आपको कोई भी वीडियो नहीं दिखा रहा, उसको पता ही नहीं आपको क्या पसंद है क्या ना पसंद है। अब आपने जाके एक वीडियो सर्च करी, मिसाल के तौर पे आपने एक कॉमेडी मूवी का नाम लिख दिया, तो वो कॉमेडी मूवी सर्च होके आ जाएगी, लेकिन अब वो आपको सारी कॉमेडी मूवीज का रिकमेंडेशन देना शुरू कर देगा। उसने ये चीज़ लर्न कर ली है कि आपको कॉमेडी मूवीज पसंद है। दूसरी दफ़ा आपने जाके हॉरर मूवी सर्च करी, तो उसको पता चला कि इसको कॉमेडी के साथ साथ हॉरर मूवी भी पसंद है, तो अब उसने दोनों की रिकमेंडेशन देना शुरू कर दी। तीसरी दफ़ा आपने पाकिस्तानी ड्रामा सर्च किया, तो अब उसको उसकी लर्निंग हो रही है। उसको लर्निंग क्या हो रही है कि इस पर्सन को कॉमेडी मूवीज पसंद है, हॉरर मूवीज पसंद है और पाकिस्तानी ड्रामा पसंद है। अब आप जितनी सर्चिंग करते रहेंगे उसकी लर्निंग होती रहेगी, जितना आप उसको इस्तेमाल करेंगे उतना वो आपके बारे में जानता रहेगा। सही है, तो दैट इज मशीन लर्निंग। तो यानी मशीन लर्निंग क्या है? हाउ डू वी क्रिएट कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट इंप्रूव विद एक्सपीरियंस। तजुर्बे के साथ प्रोग्राम्स इंप्रूव होते रहें, तो दैट इज मशीन लर्निंग। और करते क्या है भाई, इससे हम पैटर्न डिटेक्ट करते हैं, डेटा में से क्लस्टर्स फाइंड करते हैं, और ये जो पैटर्न हम अनकवर करते हैं, ये हमारे कुछ आउटकम ऑफ इंटरेस्ट होता है हमारा। यानी ऐसे ही नहीं, फजूल में नहीं कर रहे होते, कोई हमारा इंटरेस्ट होता है
ठीक है, उसकी बेसिस पे हम अनकवर कर रहे हैं। तो अब आपके सामने ये डायग्राम है जिसके अंदर देखें सबसे ऊपर सर्किल के अंदर क्या लिखा हुआ है, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर है क्या, मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के अंदर है न्यूरल नेटवर्क्स, न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर है डीप लर्निंग, इसके अंदर है जनरेटिव AI, ठीक है, चैट जीपीटी वगैरह। तो ये सारी चीजें जो हैं ये सब AI की ही अंदर आते हैं। AI में और भी एरियाज हैं, मैंने आपके सामने भी रखे हुए। तो हमारा फोकस किस पे है भाई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस पे, ठीक है। तो लर्निंग जब हम कर रहे हैं तो हमें सवाल आप कर सकते हैं कि भाई हम मशीन को क्यों लर्न करवा रहे हैं, हमें खुद भी तो आता है, हम खुद भी जो काम, मतलब क्या मशीन कोई ऐसा काम कर सकती है जो हम नहीं कर सकते, जो काम मशीन कर सकते हैं हम भी कर सकते हैं, लेकिन बात वक्त होता ये है कि बहुत सारे काम ऐसे हैं जो मशीन हमसे जल्दी कर लेती है, ठीक है। जैसे कुछ रीजंस यहाँ लिखे हुए हैं, अब आपको मार्स पे नेविगेट करना है तो आप मार्स पे तो जा नहीं सकते, लेकिन मशीन को भेज सकते हैं। तो आप एक ऐसी मशीन बना दें जिसके अंदर नेविगेशन स्किल हो, ठीक, जो मार्स पर घूमे फिरे और वहां के मुतालिक डेटा जो है वो हमें भेजते रहे। फिर बात ह्यूमंस अपनी एक्सपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, एक्सपर्ट होते हैं लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो उसके लिए स्पीच रिकग्निशन हो कि आप किसी भी जबान में बोलें और किसी भी जबान में कन्वर्ट हो जाए, अंडरस्टैंड करें आप कि वो बोल क्या रहा है, ठीक है। फिर कंप्यूटर नेटवर्क्स में राउटिंग है या बायोमेट्रिक प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन है, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कंप्यूटर्स इंसानों से बेहतर तरीके से कर सकते हैं और कर रहे हैं। तो AI ML की हमें नीड क्या है, हम बेसिकली इंटेलिजेंट सिस्टम बनाना चाहते हैं जो कि ह्यूमंस की तरह सोचें और एडॉप्टिव हो नेचर में। एडॉप्टिव से मराद जिस सिनेरियो में है उस सिनेरियो के हिसाब से काम करें। ह्यूमंस जो है ना बड़े एडॉप्टिव है, ह्यूमन माइंड जो है ना ये कुछ भी कर सकता है, कोई भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन हर कोई हर चीज नहीं कर सकता। समझ में आ रही बात? मिसाल के तौर पे एक ड्राइवर है, तो ड्राइवर का बेटा बच्चा उसको अपने वालिद को अपने पेरेंट्स को जो काम करते हुए देखता है वो सीख जाता है और वो बड़ा होकर वो भी बहुत अच्छा ड्राइवर बन जाता है, ठीक है। इसी तरीके से एक इंजीनियर है, उसका बच्चा जो है वो देखता है अपने वालिद को कि वो किस तरीके से काम कर रहा है, उसके हिसाब से अडॉप्ट करता है, वो भी बड़ा होकर इंजीनियर बन जाता है बड़ा अच्छा। एक क्रिकेटर है, अब क्रिकेटर का बेटा जो है या उसको देखने वाले उसके जो स्टूडेंट्स हैं उनमें उसको देख देख के इंस्पायर होके उस जैसा बन जाते हैं। तो ह्यूमन माइंड जो है ना वो कुछ भी बन, इंसान कुछ भी बन सकता है, ठीक है। करना क्या होता है कि उसको अपने माइंड को उस हिसाब से अडॉप्ट करना होता है, ठीक है, और उसके हिसाब से अडॉप्ट करके वो जिस तरह का माइंड हो जाता है वो काम वो करना शुरू कर देता है। तो मशीन को भी एडॉप्टिव नेचर बनाना, यानी मशीन भी मुख्तलिफ किस्म के काम कर सकती है, ये हमारा गोल है। इसमें से किसी हद तक हम अचीव कर चुके हैं, बड़ी हद तक नहीं कर चुके, बहुत सारे काम है जो मशीन नहीं कर सकती। मिसाल के तौर पे बर्तन धोने का काम मशीन नहीं कर सकती, बर्तन धोना मशीन के बस की बात नहीं है, हालांकि बहुत आसान काम है, हर घर में होता है, लेकिन आज तक हम कोई ऐसी मशीन नहीं बना सके जो बगैर बर्तन तोड़े उनको धो दे। बहुत टिपिकल काम है, एक खास प्रेशर से, खास तौर पे जो शीशे के प्लेटें होती हैं उनको पकड़ के उनको धोना, ये मशीन नहीं बना सके आज तक ऐसा रिपोर्ट जो बर्तन धो ले। हाँ, मशीन अब किस काम में अच्छी हो गई है, मशीन से पोएट्री लिखवा लें, आर्टिकल लिखवा लें, मशीन से रिसर्च पेपर लिखवा लें, मशीन से बहुत सारे लिखने लिखाने के काम, अदब वाले काम, राइटिंग वाले काम, मशीन बड़े अच्छी हो गई है जनरेटिव AI के आने से। और भी बहुत सारे काम मशीन अच्छे तरीके से कर लेती है। मिसाल के तौर पे
चेस खेलना मशीन जो है बड़ा अच्छा चेस खेलती है। कार की ड्राइविंग मशीन कर सकती है, कार ड्राइव कर सकती है। अगर दुबई की सड़कें हो तो कराची पे भी नहीं कर सकती। यहाँ हमारी सड़कों पे तो नहीं ड्राइव कर सकती मशीन, लेकिन दुबई की सड़कों पे कर सकती है। इसी तरीके से ऑनलाइन फ्रॉड डिटेक्शन मशीन कर लेती है। रिकमेंड मशीन करती है, यूट्यूब पे नेटफ्लिक्स पे सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम्स होते हैं, वही रिकमेंड कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि आपको क्या पसंद है क्या ना पसंद है। रिकमेंडेशन बहुत अच्छी करती है मशीन। प्रिडिक्शन कर सकती है कि फला चीज़ के प्राइस अब ये हो जाएंगे। स्टॉक मार्केट में जो प्रोडक्शन होती है सारे सॉफ्टवेयर कर रहे होते हैं, तो मशीन बड़े अच्छे तरीके से करने लगी है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है वो किसी लेवल तक मशीन कर चुकी है। ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अभी भी जो है वो ऐसी हैं जो मशीन नहीं कर पा रही, और बड़ा मुश्किल लगता है कि वो कर पाएगी। सही है? तो भारत ये फील्ड है जिसमें मजीद ग्रोथ होती चली जा रही है और लर्निंग का प्रोसेस आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो जब लर्निंग की बात करते हैं तो उसमें मशीन लर्निंग भी आ जाती है, डीप लर्निंग भी आ जाती है, उसमें आपकी जनरेटिव एआई एनएलपी भी आ जाती है। ठीक है? तो होता क्या है, हमारे पास कुछ डेटा होता है, डेटा की एनालिसिस होती है, उसमें कुछ एल्गोरिथम्स अप्लाई होते हैं और उसकी बेसिस पे डिसीजन मेकिंग की जाती है। ये ध्यान में रखिए कि डिसीजन मेकिंग एट द एंड करनी ह्यूमंस नहीं है। मशीन डिसीजन मेकिंग नहीं करती। मशीन एक चीज आपको बता देती है, यानी मशीन आपको बता देगी कि भाई आप ये घर खरीदना चाहते हैं तो इसकी ये प्राइस होंगे, इसकी ये वैल्यू होगी, खरीदना ना खरीदना आपकी चॉइस है। ठीक है, आपको रिकमेंड कर देगी कि ये वीडियो आपको, ये फिल्म आपको अच्छी लगेगी, देखना ना देखना आपकी चॉइस है। तो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है मशीन हमें, यही असल में टारगेट है मशीन लर्निंग का। आगे बस यहाँ तक कोई सवाल तो नहीं है किसी का? सर वो जो अभी आपने डायग्राम दिखाई थी जिसमें हम लोग एआई का मशीन लर्निंग, तो न्यूरल नेटवर्क डीप लर्निंग के अंदर नहीं आने चाहिए? वो डीप लर्निंग ही है, डीप लर्निंग ही है न्यूरल नेटवर्क। लेकिन फिर वो उसके अंदर नहीं आने चाहिए? किसके अंदर? जैसे कि एआई के अंदर हम लोग का मशीन लर्निंग आ गई, तो मशीन लर्निंग से हम लोग जैसे डीप लर्निंग एएनएन ही है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क लर्निंग। तो पहले न्यूरल नेटवर्क था। एआई को एआई हम बोलते हैं, एआई का जो असल नाम है वो कुछ और है। ठीक है, असल जो चीज है वो है मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलाइजेशन। ये टेक्निकल नाम मैंने बताया, मैक्सिमाइज योर यूटिलिटी। यूटिलिटी से मुराद स्कोर। अब उसको हम एआई बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ताकि वो थोड़ा सा जो है ना वो लोगों को लगे कि हाँ यार ये कोई चीज़ है। वरना इन जनरल एआई की बात करेंगे तो एआई की तो बहुत ब्रॉडर फील्ड है, और उसमें से 80-90% जो हमने चीज़ें सोची थी हम नहीं कर पाते। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप टर्मिनेटर 2 या पुराने ज़माने की मूवीज देख लें तो उसमें लगता था कि पता नहीं मशीन क्या कर लेंगी और इंसानों से भी आगे निकल जाएंगी और पता नहीं क्या करेंगी। तो वो फिल्मों तक तो ठीक है, लेकिन अभी इन रियलिटी अभी उस लेवल पे हम नहीं पहुंचे। थियोरेटिकली हम कह सकते हैं कि हाँ कर सकते हैं। तो एआई का लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं इसलिए कि एआई का लफ्ज बहुत मशहूर हो गया फिल्मों की वजह से। इसी तरह बेसिकली डीप लर्निंग का जो असल नाम है वो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स ही है। अब बोल देते हैं हम उसको डीप लर्निंग, सही है, इसलिए बोल देते हैं कि नाम ऐसा है कि लोग सुन के बोलते हैं हाँ यार कोई बड़ा जो है टॉप लेवल का कोई लर्निंग हो रही है। हालांकि टॉप लेवल की लर्निंग है, मशीन लर्निंग से थोड़ा आगे लेवल की लर्निंग है, एल्गोरिथम थोड़े डिफरेंट है, लेकिन है तो लर्निंग ही ना। ठीक है, इसी तरीके से अब जो है वो जनरेटिव एआई का नाम जो है वो एनएलपी के लफ्ज बोला जाता है, एक्चुअली एनएलपी जनरेटिव एआई है। सही, तो ये सारी चीजें जो हैं वो नाम बोले जाते हैं, डीप लर्निंग का मतलब ए एन एन ही है। चलिए, वो लिखा हुआ था डायग्राम, छोटा लिखा हुआ। ठीक है? तो मैं कह रहा था लर्निंग। और कोई सवाल? जी, ऑनलाइन जो लोग बैठे हुए हैं वो जागे हुए हैं या सो रहे हैं? क्या फरमा रहे हैं भाई? इमेज प्रोसेसिंग नहीं करेंगे भाई इस कोर्स के अंदर हम। प्रोड्यूस एन आंसर बाय माइंड फॉर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 2 थिंकिंग एंड वेयर एमएल स्टैंड टुडे इन टर्म। जो मैंने बताया है उसमें से कोई सवाल है आपका तो पूछ लें। ठीक है,
जो मैंने आपको बताया है उसमें से कोई सवाल है आपका? ठीक है, बाकी टाइप 1 टाइप 2 आप गूगल पे जाके सर्च करें, आपको पता चल जाएगा। सही है। लर्निंग, हाँ जी। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया? पहले मैंने आपको सिंपल कुछ टर्मिनोलॉजीज बताई कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, मशीन लर्निंग क्या चीज़ है। अब उसके बाद जो है वो थोड़ा सा अब हम मशीन लर्निंग के हिसाब से कुछ चीज़ें देखने जा रहे हैं। तो टर्मिनोलॉजीज हैं जो आगे कोर्स में भी बनवाएंगे हमारे। वो टर्मिनोलॉजीज क्या है? टर्म इस्तेमाल होती है क्लासिफिकेशन, एक टर्म इस्तेमाल होती है रिग्रेशन, एक टर्म इस्तेमाल होती है प्रिडिक्शन, एक टर्म इस्तेमाल होती है क्लस्टरिंग या डेटा माइनिंग या एसोसिएशन रूल माइनिंग। ये सब लर्निंग की ही टाइप, मशीन लर्निंग ही है ये सब। सही है। इनको अगर हम समझें तो बेसिकली दो तरह की लर्निंग होती है। एक होती है जिसको कहते हैं हम सुपरवाइज्ड लर्निंग, और एक होती है जिसको हम कहते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। तो कितनी टाइप की लर्निंग होती है भाई? हाँ जी, सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड। और फिर सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड जो हैं उनकी कुछ टाइप्स हैं। जैसे क्लस्टरिंग देखें किसके साथ लिखी हुई है? अनसुपरवाइज्ड के साथ है। जबकि क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन किसके साथ है? सुपरवाइज्ड के साथ। तो अब ये जो अनसुपरवाइज्ड और सुपरवाइज्ड लर्निंग है, इसको अगर हम समझना चाहें, देखिए यहाँ कुछ बातें लिखी हैं अभी हमारी समझ में नहीं आएंगी। मिसाल के तौर पे अनसुपरवाइज्ड में लिखा हुआ है कि ग्रुप एंड इंटरप्रेट डेटा बेस्ड ओनली ऑन इनपुट डेटा, जबकि सुपरवाइज में लिखा हुआ है डेवलप प्रिडिक्टिव मॉडल बेस्ड ऑन बोथ इनपुट एंड आउटपुट डेटा। तो सुपरवाइज में असल में प्रिडिक्टिव मॉडल बनता है। सही है। तो सुपरवाइज में प्रिडिक्शन होती है, जबकि अनसुपरवाइज में जो है ना वो ग्रुपिंग होती है, क्लस्टर्स बनते हैं, इसलिए उसको क्लस्टरिंग कहा जा रहा है। तो इसको समझ लेते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे एक टर्म आपके सामने आ रही है क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पे मैथ्स लिखी हुई है और बहुत सारी डायग्राम बनी हुई है, उसको छोड़ दें। सिंपल क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन ये है कि मेरे पास कुछ डेटा अवेलेबल है और मैं उस डेटा के हर ऑब्जेक्ट को क्लासिफाई करूं कि वो किस क्लास से बिलोंग करता है। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक फोन कॉल रिकॉर्ड हुई, और वो जो फोन कॉल रिकॉर्ड हुई है वो किसी पार्टी की रिकॉर्डिंग है, और उसमें 10 लोगों के बोलने की आवाज आ रही है। एक ही साउंड रिकॉर्डिंग में 10 लोगों के बोलने की आवाज आ रही है। तो अब मेरे पास वो जो 10 लोग हैं उनकी अलग अलग वॉइस अवेलेबल हो, और मैं उस साउंड रिकॉर्डिंग में से हर एक की वॉइस अलग अलग करूँ, ये अल्फाज इसने कहे, ये अल्फाज इसने कहे, ये अल्फाज इसने कहे। तो दैट इज क्लासिफिकेशन। या ये कि मेरे पास किसी पर्सन की इमेज हो, और उस इमेज को देख के मैं आइडेंटिफाई करूं कि उसको कैंसर है या नहीं। या ये कि मेरे पास किसी प्लांट की इमेज हो और मैं आइडेंटिफाई करूं कि इसको फलां बीमारी है या नहीं। या ये कि मेरे पास कोई ईमेल आए तो मैं डिटेक्ट करूं कि ये ईमेल स्पैम है कि नहीं है। तो यहाँ मेरे पास कुछ क्लासेस हैं। या मेरे पास कोई इमेज हो, इमेज देख के मैं बता दूं कि ये पर्सन जो है ये मेल है या फीमेल है, या इसकी एज कितनी है। तो मेरे पास कुछ पहले से बनी बनाई क्लासेस हों, और उन क्लासेस की बेसिस पे मैं नए डेटा को क्लासिफाई करूं। सही है, दैट इज क्लासिफिकेशन। एक होती है रिग्रेशन। रिग्रेशन बेसिकली
कि क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, क्लस्टरिंग, ये स्टैटिस्टिक्स में पढ़ाई जाती थी पहले, ठीक है। लेकिन अब जो है वो हम इनको एआई के अंदर पढ़ रहे होते हैं, मशीन लर्निंग के अंदर पढ़ रहे होते हैं। तो दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स, फीचर्स के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड करना, दैट इज रिग्रेशन। मिसाल के तौर पर मेरे पास दो कॉलम्स हैं डेटा के। एक कॉलम में किसी घर का जो है ना वो लिखा हुआ है, साइज कितना है, 100 गज का है, 200 गज का है, 400 गज का है। दूसरे कॉलम में लिखा हुआ है कि उसके प्राइस कितने हैं, 100 गज वाला कितना है, 200 का कितना है, 400 का कितना है। आप मुझसे पूछे तो 1000 गज का प्राइस कितना होगा, तो मैं प्रिडिक्ट करके बताऊंगा कि 1000 का कितने का होगा। लेकिन ये कि जरूरी नहीं है कि एक ही वेरिएबल हो, और भी हो सकते हैं कि भाई साइज कितना है, फिर उसके अंदर नंबर ऑफ बेडरूम्स कितने हैं, पार्किंग है कि नहीं है, लोकेशन क्या है, कौन से एरिया में है, घर स्कूल कितना करीब है, हॉस्पिटल कितना करीब है, ठीक है। इस तरह के वेरिएबल्स भी हैं, तो वो भी काउंट होंगे। तो ये रिग्रेशन एनालिसिस होती है, इसमें भी प्रेडिक्शन होती है। क्लासिफिकेशन में हम बेसिकली ये क्लास की प्रेडिक्शन करते हैं, सही है। नॉर्मली क्लासिफिकेशन में डिस्क्रीट वैल्यू की प्रेडिक्शन होती है, जबकि रिग्रेशन में कंटीन्यूअस वैल्यू की प्रेडिक्शन होती है। समझते हैं कि आपके पास जो है वो डिफरेंट एल्गोरिथम्स होते हैं जिसकी मदद से हम एक जैसा डेटा को एक जगह जमा कर देते हैं, और उनको कहते हैं क्लस्टर्स, इनके लाते क्लस्टरिंग, ठीक है, अनसुपरवाइज्ड है। जैसे एक क्लस्टरिंग की एग्जांपल है कि आपके पास कुछ डेटा मौजूद है, तो आपने एक जैसा डेटा का कंबाइन कर लिया, तो ये बन जाता है आपके पास, अब यहाँ 3 क्लस्टर बन गए, ठीक है। तो इन क्लस्टर्स की मदद से जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं कि ये, अब क्लस्टर्स क्या होते हैं, मिसाल के तौर पे अब नेटफ्लिक्स वालों ने क्लस्टर बना रखे होंगे अपने क्लाइंट्स के, कस्टमर्स के, आपकी प्रोफाइल की बेसिस पे, आपकी वॉच हिस्ट्री की बेसिस पे नेटफ्लिक्स वालों ने क्लस्टर बना रखा होगा आपका। अब वो जब भी कोई नई मूवी आती होगी तो वो देखते होंगे कि ये किस क्लस्टर के लोगों को दिखानी है या रिकमेंड करना है। तो वो क्लस्टर कैसे बनाते होंगे, बेस्ड ऑन योर हिस्ट्री, वॉच हिस्ट्री, या आप नेटफ्लिक्स पे कौन कौन सी मूवीज देखते हैं, या यूट्यूब ने भी ये किया हुआ होगा, ठीक है। इसी तरह फेसबुक ने भी आपका एक क्लस्टर बना रखा है, क्योंकि फेसबुक का असल काम है टारगेटेड मार्केटिंग। उसके पास जो ऐड आता है वो ये देखता है कि ये ऐड कौन पसंद, किसको पसंद आएगा, ये किससे मुताबिकत रखता है, सही है। तो लिहाजा वो उन्होंने भी क्लस्टर बना रखे हैं अपने पास, और उसकी बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं कि ये ऐड फला क्लस्टर को दिखाना है या नहीं दिखाना है। जैसे मार्केट सेगमेंटेशन है, सोशल नेटवर्क एनालिसिस है, ठीक है, ये सारी जो है वो क्लस्टर्स की एग्जांपल है। देखिए लर्निंग जो है वो हमारे पास एक होती है सुपरवाइज्ड, यानी कि क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। इसमें लिखा हुआ है लेबल्ड डेटा इज अवेलेबल, तो मतलब होता है हमें पता है आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा मुझे पता है। जैसे हाउस प्राइसिंग प्रेडिक्शन रिग्रेशन एक एग्जांपल है, तो मुझे पता है कि मैं क्या इनपुट दूंगा, क्या आउटपुट आएगा। मिसाल के तौर पे मैं जो है वो मैट्रिक और इंटर के स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट कर लूँ कराची का, वेदर प्रोडिक्शन है, तो मैं मैट्रिक और इंटर के डेटा कलेक्ट कर लूँ स्टूडेंट्स का पूरे कराची का, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि फला इलाके में लोगों, इस फला ट्यूशन सेंटर में पढ़ने वाले, फला एज के, फला स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे का मैट्रिक में ये ग्रेड था, इंटर में ये ग्रेड था। अब मेरे पास एक नया बच्चा आता है जिसने अभी मैट्रिक किया है, इंटर नहीं किया, अब वो अपना डेटा एंटर करता है, तो मैं देखूंगा कौन से स्कूल से मैट्रिक किया इसने, कहाँ रहता है, इसकी वालिद की क्या सैलरी है, और इसका मैट्रिक में क्या ग्रेड आया है, और फिर मैं प्रेडिक्ट करके बता दूँ कि इसका इंटर में क्या ग्रेड आएगा, हो सकता है ना। तो दैट इज सुपरवाइज लर्निंग, तो मुझे पता है कि आउटपुट जो है ना वो इंटर का रिजल्ट ही आएगा, या वेदर आएगा कि हॉट है, कोल्ड है, या वेरी हॉट है, वेरी कोल्ड है, या हाउस प्राइस आएगा, तो दैट इज सुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज में लेवल डेटा अवेलेबल नहीं होता, ये डेटा माइनिंग टाइप की चीज होती है,
और डेटा माइनिंग जो जैसे माइनिंग होती है ना, अब वो कान के अंदर जो काम कर रहे होते हैं लोग, वो खुदाई कर रहे होते हैं, उनको पता नहीं होता कहाँ खोदना है, बस वो खुदाई करते चले जाते हैं जब तक कि उनको कोई हीरा ना मिल जाए। उनको नहीं पता होता कि मैं यूं इस तरह यूं जाके यहाँ जाऊंगा तो मिलेगा। वो हर डायरेक्शन में खुदाई कर रहे होते हैं। तो डेटा माइनिंग भी कुछ इसी तरह की चीज है कि आप क्लस्टर्स बना रहे होते हैं, ठीक है। तो ये अनसुपरवाइज लर्निंग है। फिर एक होती है सेमी सुपरवाइज लर्निंग। ये क्या है कि लेबल डेटा इज पार्शियली अवेलेबल है, थोड़ा सा अवेलेबल है थोड़ा सा नहीं है। ये सुपरवाइज और अनसुपरवाइज का कॉम्बिनेशन है, उसको कहते हैं सेमी सुपरवाइज। फिर एक और लर्निंग की टाइप है जिसे कहा जाता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ठीक है। इसमें जो है वो हम लर्निंग करवाते हैं, लेकिन जो लर्निंग होती है वो कुछ इस किस्म की होती है कि लालच देकर या डराकर लर्निंग कराई जाए, ठीक है। तो वो वाली लर्निंग जो है वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग कहलाती है। चारों ही लर्निंग, सुपरवाइज लर्निंग थोड़ा सा बता दिया मैंने आपको। आपको डेटा सेट एक गिवन होता है, ठीक है। आपको पता होता है मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, और डिपेंडेंट वेरिएबल की आप प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं या तो रिग्रेशन के थ्रू या क्लासिफिकेशन के थ्रू। अगर क्लासेस हैं तो क्लासेस, क्लासिफिकेशन है क्लासेस नहीं है तो वैल्यू प्रेडिक्ट करना है तो वो रिग्रेशन है। जैसे हाउस प्राइस प्रेडिक्शन है, या आपको एक पिक्चर दिखाई गई, आप बताते मेल है फीमेल है। हाँ, अलबत्ता ये कि वो पिक्चर देख के आप ये बताएं कि बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है कि कॉलेज में पढ़ रहा है कि यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। तो अब 3 क्लासेस हो गई, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, क्योंकि क्लास जो होती है वो उसमें ग्रुप ऑफ पीपल आ जाते हैं, तो लिहाजा वो फिर क्लासिफिकेशन में आ जाएगा। सुपरवाइज लर्निंग के अंदर जो मेथड्स होते हैं, सपोर्ट वेक्टर मशीन लर्निंग नेटवर्क्स यूज होते हैं, डिसीजन ट्रीज यूज होते हैं, ये सारे जो है वो सुपरवाइज लर्निंग के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं। अब सुपरवाइज लर्निंग के आप देखिए कि आपके पास इनपुट रॉ डेटा होता है, उसके ऊपर आप एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं, प्रोसेसिंग होकर आउटपुट आ जाता है। अब वो कह रहा है कि आपके पास ट्रायंगल है, सर्कल्स हैं, स्क्वायर्स हैं, ये इनपुट हुए, और इसने सबको अलग 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 जो जिस क्लास से बिलोंग करता है उसको उस क्लास में रख दिया, ठीक है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज है कि एल्गोरिथम के ऊपर एक सुपरवाइजर है। सुपरवाइजर ये करता है कि जब तक सही रिजल्ट नहीं आता वो कहता है मजीद ट्रेनिंग करो, मजीद ट्रेनिंग करो, मजीद इम्प्रूव करो, ठीक है। जैसे आप किसी से पूछे भाई 5+5 क्या होता है, अब आपको पता है 5+5 10 होता है, वो कह देता है 20, तो आप नहीं तो गलत बता रहे हो, लेकिन साथ ही साथ आप ये भी बताएं कि तुमने ज्यादा बता दिया। अभी दफा उसने कहा कि 5+5 15 होता है, तो आपने कहा तुम गलत बता रहे हो, लेकिन पहले से बेहतर बताया था, पहले से तुम्हारा एरर कम हुई है। तो ये जो रोल है ना, ये सुपरवाइजर का रोल होता है, जो आउटपुट पे बताए कि आउटपुट कितना एक्चुअल आउटपुट से करीब है, एरर कितना है। तो ये सुपरवाइजर जहां अवेलेबल होता है तो वो सुपरवाइज लर्निंग है, चाहे रिग्रेशन हो चाहे क्लासिफिकेशन हो। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में सुपरवाइजर नहीं होता, बस आपको डेटा मिलता है, आप उस पर एनालिसिस करते हैं और उसकी बेसिस पे कोई रिजल्ट निकालते हैं। मिसाल के तौर पे इम्तियाज शॉपिंग सेंटर जो है, उनके पास लोग आते हैं, क्या क्या चीज़ें खरीदते हैं उन्होंने रिकॉर्ड करके रखी है। अब उसके ऊपर उन्होंने एल्गोरिथम लगाया तो उनको अंदाजा हुआ कि यार सबसे ज़्यादा बिकने वाली चीज़ें हमारी ये हैं और सबसे कम बिकने वाली चीज़ें ये हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से वो अब ये डिसीजन ले रहे हैं कि कौन सी चीज़ गेट के करीब रखी जाएगी, कौन सी चीज़ गेट से दूर रखी जाएगी। फिर ये कि वो डेटा से ये अंदाजा लगा रहे हैं कि भाई जो भी पैम्पर खरीदता है तो वो साथ में जो है बच्चों का दूध भी खरीदता है, तो पैम्पर और बच्चों का दूध करीब करीब रखो, ठीक है। या ये जो है वो ये अंदाजा लगाते हैं जनाब कि भाई फला बिस्किट की सेल ज़्यादा है, फला बिस्किट की सेल कम है, तो वो डिसीजन लेते हैं कि नेक्स्ट टाइम जो है वो ये वाला बिस्किट ज़्यादा खरीदना है, ये वाला बिस्किट कम खरीदना है। तो ये वाली जो एनालिसिस हो रही है, ठीक है, ये क्लस्टर्स बन रहे हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग।
एसोसिएशन रूल कहलाता है, ये माइनिंग कहलाता है, डेटा माइनिंग कहलाता है। इसमें आपके पास सुपरवाइजर नहीं होता, बाकी सारी चीजें वही हैं कि कुछ इनपुट होता है, उसको एल्गोरिथम में लगाते हैं, प्रोसेसिंग करेगा, आउटपुट जनरेट करता है। इसमें नॉर्मली हमें पता नहीं होता आउटपुट क्या है, बस एल्गोरिथम लग रहे होते हैं और रिजल्ट आ रहा है। एक होती है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग का क्या बताया मैंने आपको कि इसको इस डायग्राम से समझ लेंगे। चार चीज होती है हमारे पास एनवायरनमेंट होता है, स्टेट होती है एजेंट की, और एक्शन होता है रिवॉर्ड। एआई के अंदर हर चीज एक एजेंट है, सही है। एजेंट समथिंग, चैट जीपीटी एक एजेंट है, जिससे आप बात कर रहे हो एजेंट है। चेस जिससे खेल रहे हो वो एक एजेंट है, ठीक है। इसी तरीके से आपको जो नेटफ्लिक्स पर रिकमेंड कर रहा है वो एक एजेंट है। आप जिससे चैट कर रहे होते हैं अक्सर, वो एक एजेंट है। तो लिहाजा रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है कि एजेंट जो है उसको हम रिवॉर्ड देते हैं अगर वो सही करता है, और पनिशमेंट देते हैं अगर वो सही नहीं करता है। तो उससे उसको पता चल जाता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही कि बच्चे को वो आपसे पूछता जा रहा है, ये कर लूँ, ये कर लूँ, ये कर लूँ, तो आप कुछ करने को उसकी इजाजत दे रहे हो, कुछ करने से उसको मना कर रहे हैं। तो जिस चीज से उसको मना कर रहे हैं तो वो समझ रहा है कि ये नहीं करना है, और जिस चीज की इजाजत दे रहे हैं तो वो समझ रहा है कि ये करना है। दैट इज रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अब इसमें डेटा नहीं है, मतलब सुपरवाइज लर्निंग में आपके पास डेटा सेट है ना। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पर्सन है ना, वो पर्सन है जो रिवॉर्ड दे रहा है, ठीक है। जैसे ये बिल्ली है, अभी ये कैट है, अब इसको कहा जा रहा है बैठ जाओ, तो ये बैठ गई। अब इससे कहा जा रहा है चलो, तो चलने पे अगर ये चल गई तो इसको रिवॉर्ड दिया जा रहा है। तो इसको ये अंदाजा हो जाएगा कि अगर मैं कमांड पे वही एक्शन करती हूँ तो मुझे रिवॉर्ड मिलता है। इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं हुई है, ये रिवॉर्ड के लालच में ये काम करती है। तो ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग के बाद मेरी बात समझ, ट्रेनिंग हुई है किसी हद तक, तो वही है, उसको समझाया जा रहा है, लेकिन स्टिल इसमें वो वाला हिसाब किताब नहीं है। तो कुछ रोल है इसमें सुपरवाइजर का, और कुछ आउटपुट का हिसाब किताब डिफरेंट है, इसलिए ना ये सुपरवाइजर है ना ये अनसुपरवाइजर, बल्कि इसको रीइंफोर्समेंट लर्निंग कहा जाता है, ठीक है। तो ये लर्निंग के डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं जो कि हम सेमी सुपरवाइज इज समथिंग हाइब्रिड, यानी सुपरवाइज और अनसुपरवाइज का हम एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ठीक है। रीइंफोर्समेंट को भी सेमी सुपरवाइज कहा जाता है, लेकिन अब उसको सेपरेट कर दिया गया। रीइंफोर्समेंट लर्निंग अलग से पढ़ाई जाती है। मशीन को रिवॉर्ड देंगे तो किस तरीके से होगा? मशीन को रिवॉर्ड देने से मिला कि हम उसको बोलेंगे कि हाँ भाई, मतलब वो रिवॉर्ड समझाने के लिए मशीन को हम बताएंगे तुमने सही वो किया। अच्छा, अब बेसिकली आप जो है वो, मैं आपको कोर्स की आउटलाइन दिखा देता हूँ जो हम इस कोर्स में करने जा रहे हैं। बेसिकली ये सारे काम करने के लिए पाइथन के अंदर दो लाइब्रेरीज हैं जो ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। एक तो है टेंसरफ्लो और दूसरी है पाइटॉर्च, सही है। ये पाइटॉर्च एक लाइब्रेरी है पाइथन की, जिसके अंदर यही सारे काम जो मैंने आपको बताया ना, वो करने के लिए डिफरेंट चीज़ें अवेलेबल है। तो अगर आप पाइटॉर्च की डॉक्यूमेंटेशन में जाएं तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और अगर आप यहाँ से लर्निंग में चले जाएं तो आपको यहाँ पर इसके बहुत सारे फीचर्स का भी पता चल जाएगा। बहरहाल हमारा जो कोर्स है, उस कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से
देखें आप, होपफुली आपको ये डायग्राम समझ में आएगी। देखें इनिशियली ये जो कोर्स है इसमें हम कुछ पाइथन का सिंटैक्स समझेंगे, लेकिन पाइथन का सिंटैक्स समझने से मुराद यहाँ पर ये नहीं है कि हम बिल्कुल पाइथन जो है वो बिल्कुल ऐसे देखना शुरू हो जाए, बल्कि ये अरे ये डायग्राम आपके पास आप देख सकते हैं। तो इनिशियली बेसिक पाइथन लिखा हुआ, फिर उसके बाद पाइथन की लाइब्रेरी है नमपाई, फिर है पांडास, सही है। तो ये लाइब्रेरीज हम कुछ देख रहे होंगे। उसके बाद मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स हैं, डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स हैं। तो ये जो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के एल्गोरिथम देखेंगे, इनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे थ्योरेटिकल, सही है। मतलब नमपाई तो ज़्यादा प्रैक्टिकल बता रहा हूँ मैं आपको पाइथन में, फिर पांडास भी, और फिर पाइथन रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं वो भी सारे प्रैक्टिकल होंगे। उसके बाद मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग एल्गोरिथम की लॉजिक क्या है बेसिकली, मिसाल के तौर पे रिग्रेशन चलती होती कैसे है, बैकग्राउंड मतलब उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज क्या है, या के मीन्स एल्गोरिथम किस तरह चलता है, ठीक है, उसकी लॉजिक क्या है। तो ये कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हम देखेंगे। उसके बाद फिर हमारी स्टार्ट हो जाएगी पाइटॉर्च, ठीक है। पाइटॉर्च के अंदर ये सारे काम, पाइटॉर्च बहुत आसान है। बेसिकली ये न्यूरल नेटवर्क की मदद से न्यूरॉन्स बना के हम उनकी ट्रेनिंग करा के ये सारे काम कर रहे हैं। समझ लें आप ANN पे काम कर रहे होंगे, उसमें दो चीज़ें हैं हमारे पास, दो लाइब्रेरीज हैं, सिर्फ दो ही हैं जो ये काम कर सकती हैं, एक टेंसरफ्लो है और एक पाइटॉर्च। तो दोनों एक जैसी हैं, दोनों में से कोई कम ज़्यादा नहीं है। तो हम इस कोर्स के अंदर क्या देख रहे होंगे, पाइटॉर्च देख रहे होंगे, यानी समझ लें आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स देख रहे होंगे। और काम क्या है, लर्निंग, सही है। सर जो केरास है वो किस लिए यूज होता है? टेंसर फ्लो के अंदर केरास है, वो यहाँ भी यूज हो जाएगी। केरास की मदद से न्यूरॉन्स बनाए जाते हैं, वो पाइटॉर्च में भी यूज होती है, सही, टेंसर फ्लो में भी यूज होती है। न्यूरॉन्स बनाने के लिए आपको जो न्यूरल नेटवर्क का स्ट्रक्चर बनता है तो उसके अंदर डिफरेंट लेयर्स होती हैं, लेयर्स के अंदर कितने न्यूरॉन्स रखने हैं, ये मुख्तलिफ और चीज़ें होती हैं जिनको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, तो उसमें ज़्यादा क्लियर होगा, वो आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो बहरहाल इसमें बहुत सारे चीज़ें लिखी हुई हैं। अब जैसे इसमें NLP से रिलेटेड कुछ चीज़ें हम करके देख लेंगे, कंप्यूटर विजन के कुछ एक दो टास्क करके देख लेंगे पाइटॉर्च की मदद से। इसी तरीके से जो है वो हम ट्रांसफ़र लर्निंग, जिसको रीइंफोर्समेंट लर्निंग कहा जाता है, उससे रिलेटेड कुछ टास्क करके देख लेंगे, सही है। तो बस एक दो टास्क करके पाइटॉर्च से रिलेटेड हम जो है वो उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका कोर्स है, और ये मैंने कोर्स से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, होपफुली क्लियर हो गई होंगी। अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है